Today I'll discuss about horizontal projectile motion. So you can see here in this diagram, one object is throwing from this point. मतलब this object is throwing from a certain height. इस height से इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से कुछ इस तरीके से थ्रो किया जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है। तो यदि हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, तो 100% यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन उसका होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये डाउनवर्ड यहीं से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बट यहाँ पे दो तरह का मोशन हो रहा है, एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल भी हो रहा है। तो उसको कैसे हम बोलेंगे, उसको फर्स्ट वन बोलेंगे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या मोशन बोल सकते हो। फर्स्ट वन ये वाला जो तुम्हारा दिख रहा है, ये यू जिसमें हम इंडिकेट करके दिखाएं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से हम थ्रो किए, थ्रो मतलब एक तरीके से मान सकते हो कि गन से एक बुलेट को छोड़ा जा रहा है। तो बुलेट को यहाँ से यदि हम फायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर डाउनफॉल इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दो तरह का मोशन हो रहा है, फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन, अनदर वन इज द वर्टिकल मोशन। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको बताओगे, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन और सेकेंड वन वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन विथ कॉन्स्टेंट जी। तो जी तो कॉन्स्टेंट रहेगा ये, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा जी इज इक्वल टू 9.8 होता है, वो कॉन्स्टेंट मिलेगा हमको वहाँ पे। तो इसी से हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इसका यू कितना होगा। फिर हमको पता करना है कि इसका टाइम किसी भी इंस्टेंट के लिए, मान लो कोई पॉइंट तक के लिए हमको टाइम यदि कैलकुलेट करना है तो टाइम क्या होगा, उस सब सारा चीज़ को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट पे हमको पता करना है, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे यहाँ से ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया गया तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, उस चीज़ को यदि आपको कैलकुलेट करना है तो देखो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स है, इधर का एक्सिस वाई है। तो यहाँ तक के लिए पता करना है तो हमको यहाँ से कुछ डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से। तो यदि ये पॉइंट पूरा x है तो 100% यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, x। मतलब एक्चुअल में ये पूरा x, ये थोड़ा लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे लेंथ कम मिलेगा हमको, बट इसके इक्विवेलेंट नहीं। चलो इसको मैक्सिमम रेंज मानते हैं इसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या बोला जाता है, इसको रेंज बोला जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे था ना, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव किया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका यदि हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो। वर्टिकल मतलब इतना डाउनफॉल हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, दिस वन। मतलब यहाँ पे था तो यहाँ से इसका डाउनफॉल यहाँ तक हुआ, इतना डाउनफॉल हुआ, तो ये वाई एक्सिस में हुआ, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाई में हो रहा है इसका, और एक्स में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, इस पॉइंट पे था, मतलब यहाँ से तुम यहाँ तक आ सकते हो और फिर आगे इस तरीके से बढ़ो। तो ए एक्स के लिए हमको दिखा रहा है, मतलब ये जितना इधर दिखाएगा उतना ये दिखा रहा है, मतलब एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो दोनों को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट तक आने में ये टाइम कितना ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। तो देखो इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से समझेंगे। इजी तरीका ये है कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दिस वन। ठीक है, यदि मैं इसको इंडिकेट करूं तो यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, स्टार्टिंग में मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, उसको यहाँ पे लिख दो, u इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम जब यहाँ पे लेना चाहें तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट किसका देखेंगे, x। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ ना, तो x के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट की जगह होगा x, और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, t टाइम, दिस वन। ठीक है, तो हमको यहाँ से सबसे पहले यदि तुम x निकालना चाहो तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा u इंटू टी, दिस वन। ये हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू यू इंटू टी। और यदि यहाँ पे हमको टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम को सब्जेक्ट करो यहाँ पे, t इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको x डिवाइड बाई यू, दिस वन। दोनों चीज़ मिल गया आपको, x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, u इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टाइम जो है सो किस डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये चीज़ हमको यहाँ से मिल गया। ये सिर्फ x एक्सिस के लिए मिला, बट यदि मैं y के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो y के लिए कितना मिलेगा उस चीज़ को देखो। तो यदि मैं y के लिए देखूँ तो देखो y के लिए समझना है यहाँ पे 4y, मतलब y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए, तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, y s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसको यदि हम इस तरीके से लिखूँ, यू वाई टी यू टी प्लस 1/2
ए वाई टी स्क्वायर, दिस वन। इस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि देखो इस जगह पे एक्स में मूवमेंट हो रहा है इसका, एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो ये एक्स में मूवमेंट हो रहा है बट वाई में मूवमेंट इसका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में देखना है, यहाँ पे इस जगह पे देखो कि इसका एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब वाई का जो कंपोनेंट है, तुम समझना चाहते हो तो इसको कुछ इस तरीके से समझो। मान लो इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे यदि इसका टेंजेंट लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये रहा, ये मतलब जो भी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल है तो यहाँ पे फाइनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट मिलने वाला है। फर्स्ट वन कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर मिलेगा, कुछ इस तरीके से। और एंगल यहाँ पे जो बनाएगा वो एंगल मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमको एक्स कंपोनेंट मिलेगा और दिस वन विल बी वाई कंपोनेंट। तो देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को जो थ्रो किया जा रहा है किसके तरफ, एक्स की तरफ किया जा रहा है, मतलब वाई में हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब वाई कंपोनेंट के लिए चाहे तुम इनिशियल वेलोसिटी की बात करो या फिर फाइनल वेलोसिटी की बात करो, तुमको एक्चुअल में जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली यू आई है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो यहाँ से जब थ्रो किए तो इधर तो जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, बट वाई एक्सिस में जो हमारा यू आई होगा, यू आई वो क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। बिकॉज वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस में ये मूव नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे यदि मैं कंसिडर करूँ तो वाई एक्सिस में नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब नो वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जीरो इंटू टी प्लस 1/2 और ए वाई की जगह हमको पुट करना पड़ेगा जी इंटू टी स्क्वायर। जी को पॉजिटिव में लेना है बिकॉज यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो डाउनवर्ड मतलब टूवर्ड्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे साइन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो ये हमको मिला 1/2 जी टी स्क्वायर, दिस वन वाई इज इक्वल टू, और टी का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यू। इसको यहाँ पे यदि मैं पुट कर दूँ तो 1/2 जी और ये है हमारा एक्स डिवाइड बाई यू टू द पावर ऑफ स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन किस तरीके का इक्वेशन हमको मिल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। देखो 2 इंटू यू, ये पूरा स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, मतलब फाइनली कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा आपको। तो ये हमको मिल गया y के लिए। तो ये जो दिख रहा है, हम जानते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या इस फॉर्म में ये दिख रहा है, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर। तो देख सकते हो कि यदि मैं इतने को सब्जेक्ट करूँ, इस टर्म को सब्जेक्ट करूँ, तो हमको एक इसके इक्वल दिख रहा है, ए के इक्वल दिख रहा है, और ये एक्स स्क्वायर मिल गया, साथ में बी एक्स, बी की जगह जीरो मान लो, जीरो एक्स प्लस सी, सी की जगह भी जीरो मान लो, तो तुमको कैसा दिख रहा है ये इक्वेशन, पैराबोलिक। मतलब दिस वन इक्वेशन इज ऑल्सो पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब कंडीशन ये है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से तुम यदि उसको थ्रो करते हो तो वो भी पैराबोलिक शेप ही बनाता है। दिस वन इज द पैराबोलिक पाथ। ये पाथ जो है मेरा किस तरह का पाथ है, पैराबोलिक। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको जो पाथ मिलता है दैट वन इज द पैराबोलिक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप जान रहे हो पहले से भी कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में जितना देर तक ऑब्जेक्ट है, जितना टाइम तक, दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कंडीशन ये है कि इस पॉइंट से यदि थ्रो किया गया तो ये पूरा रास्ता देखो, ये पाथ ये पूरा एयर में है, जब तक कि इस पॉइंट तक ना पहुंच जाए, तो यहाँ से ये पूरा टाइम कितना लेगा, दिस वन टाइम ऑफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा दैट वन टाइम इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यदि आपको कैलकुलेट करना है तो फिर इक्वेशन वही लगा दो, सेम एज इट इज, यही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह हम क्या ले लेंगे, क्योंकि पूरा ही हाइट को अटेंड कर रहा है, देख सकते हो कि मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो कितना हाइट को अटेंड कर रहा है, इतना हाइट को ले रहा है। तो y जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे क्या पुट होगा, h होगा। h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये तो इसमें जीरो मिलेगा क्योंकि इसका y में अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब y में वेलोसिटी नहीं है इसका, तो y हमको जीरो मिला। और यहाँ पे t की जगह क्या लिखेंगे, tf, मतलब जीरो इंटू टी एफ है, तो हमको वही फाइनल में रिजल्ट मिलेगा जीरो ही। 1/2 ए वाई की जगह जी पुट होगा और इस जगह पे tf का होल स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, मतलब h इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 1/2 जी टी एफ, बेस में लगा दो का स्क्वायर, ये चीज़ मिला। तो यहाँ से टी एफ क्या मिलेगा, सो टी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2h डिवाइड बाय g, दिस वन. सो TF इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको 2h डिवाइड बाई जी. इस तरह का इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन मोशन में भी पढ़ चुके हो. 2h बाई जी, टाइम इज इक्वल्स टू 2h डिवाइड बाई जी. तो यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई हो रहा है, मेरा सेम फार्मूला आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, इसमें कंपोनेंट वगैरह का कोई मतलब नहीं है. तो कुछ इस तरीके से फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सर्टेन हाइट से तुम थ्रो करोगे तो तुमको हाइट दिया रहेगा, तो हाइट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो टाइम है इसका टाइम, वो टाइम हमको हाइट के मतलब हाइट पे डिपेंड करेगा. हाइट बढ़ेगा तो हमारा टाइम बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा तो टाइम नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम इसका वेलोसिटी कितना भी इंक्रीज कर दो. क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो इस इक्वेशन में कहीं वेलोसिटी नजर आ रहा है. मतलब दिस वन टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, इट विल डिपेंड्स ऑन ओनली हाइट. ये तो वैल्यू तो सेम मिलेगा, जी का वैल्यू तो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है. तो आपको सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा. तुम चाहे स्पीड कितनों स्पीड से फेंक दो. मतलब मान लो कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो किए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो उस पर सेम लग रहा है ना हर पॉइंट पे. मतलब हवा में उतना ही देर रहेगा. मान लो तुम 10 मीटर पर सेकंड से भी थ्रो करोगे तो उतना ही टाइम लेगा जितना 5 मीटर पर सेकंड से तुम थ्रो करोगे. दोनों का टाइम सेम ही मिलेगा हमको. मतलब इस पॉइंट से 5 मीटर पर सेकंड से एक बार थ्रो करो एक स्टोन को, और दूसरे स्टोन को तुम 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो. देखना दोनों तुमको टाइम जो मिलेगा, मतलब इसको अर्थ पे आने में जो टाइम लगेगा वो दोनों के लिए सेम लगेगा. ठीक है, बिकॉज तो वेलोसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है. तुम कितना भी वेलोसिटी बढ़ा दो, एक्सेलरेशन तो उसको खींचने स्टार्ट कर देगा ना. तो भले ही डिस्टेंस ज़्यादा चला जाएगा, तुम स्पीड जो यहाँ से बढ़ाओगे तो उसका डिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा दूर तक चला जाए. मतलब ए भी मान लो 5 मीटर पर सेकंड में तो यहाँ पे गिरा, और तुम 10 मीटर पर सेकंड करोगे तो हो सकता है यहाँ पे गिरेगा, इस जगह पे थोड़ा दूर चला जाएगा. बट टाइम जो है सो सेम लेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो सेम एक्ट कर रहा है दोनों पे. तो ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा. हाइट बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा तो टाइम नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम वेलोसिटी कितना भी बढ़ा लो. तो ये फंडा है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिए. अब हम लोग को हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है. हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब समझ रहे होगे आप. हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब इस एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो हुआ दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है उस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है उसको लगा दो. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब समझो इस चीज़ को, हम क्या लिखे, डिस्प्लेसमेंट मतलब जब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया गया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आके गिर रहा है, इस जगह पे गिर रहा है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट. जितना देर तक एयर में रहा दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो वो टाइम यहाँ पे हम लेंगे. और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, दिस वन, इस पॉइंट से मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट का इतना ही ना हुआ. तो दिस वन डिस्प्लेसमेंट इज द रेंज. इसी डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही रेंज बोला जाता है. तो इस को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट मान लिए हम लोग. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ये वाला, दिस वन, मतलब जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हो रहा है. तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कौन सा हो रहा है हमारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी यू है इसके बराबर है, यू के बराबर. तो उसी को यहाँ पे लेना है. तो देखो, तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब दिस वन इज द रेंज, डिस्प्लेसमेंट जो उसकी जगह आर लिख दो, रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दोगे, यू, क्योंकि वही है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह टी एफ लिख दो. अब यहाँ पे यदि तुम चाहो तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 2h डिवाइड बाई जी. तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो √2h डिवाइड बाई जी. यही आपका रेंज है. इसी में तुम यदि वैल्यू पुट कर दो तो तुमको रिजल्ट मिल जाएगा. न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट सबका वैल्यू पता रहेगा, तो आप इसमें पुट करो और आंसर ले लो, ये आपको रेंज मिल जाएगा. मतलब उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए और कितना मीटर पर सेकंड, मतलब कितना मीटर पर सेकंड से उसको आप थ्रो कर रहे हो. यदि ये 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो हो रहा है और हाइट उसका 10 मीटर है तो आपको रेंज मिल जाएगा कि कितना दूर ऑब्जेक्ट जा सकता है. तो ये चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. मतलब किसी भी पॉइंट पे यदि हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और कितना आएगा. तो वो चीज़ क्या है उसके लिए समझते हैं हम लोग. देखो, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हेडिंग डालेंगे हम लोग, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब कहीं भी,
उस पाथ पे कहीं भी हमको पता करना है कि किसी भी एक पॉइंट पे देख लो यहाँ पे ये डायग्राम है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक इंस्टेंट देखे थे कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, यहाँ से हम मान लो इस जगह पे पता करना चाहते हैं कि इस जगह पे एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी कितना है, वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी कितना है, दोनों के लिए वेलोसिटी हम इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट क्या है, मतलब टेंजेंट जो ये वाला है दिस वन टेंजेंट विल बी रिजल्टेंट, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी दिखाएगा, ये वेलोसिटी दिखाएगा। बट ये क्या कर रहा है कि ये कुछ एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स कंपोनेंट के साथ और वाई कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे हम थीटा एंगल मान लिए कि एक्स कंपोनेंट के साथ कितना बना रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो थीटा यहाँ पे एक्स के साथ बना रहा है इतना, ठीक है। तो एक्स में कितना वेलोसिटी हो रहा है, वाई में कितना हो रहा है, उस चीज़ को हमको यहाँ पे इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं कैलकुलेट करके कि कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी फॉर एक्स कंपोनेंट, इस तरीके से लिखना कि वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट हमको कितना मिलेगा, इक्वेशन तो जानते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस वन फॉर्मूला। तो बस बेस में लगा दो x, यहाँ भी x लगा दे तीनों में, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आप जान रहे हो कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे, डायग्राम से ही समझो, यहाँ पे थ्रो करोगे तो एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, इस पर जी लग रहा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी लग रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड हो रहा है। ऑब्जेक्ट भले यहाँ से थ्रो कर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में नहीं हो रहा है, वो वाई एक्सिस में एक्सेलरेट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो यू एक्स का वैल्यू तो मिल गया आपको, मतलब यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू के बराबर है, प्लस ए एक्स जो है हमारा कितना है 0, तो ये 0 इंटू टी के बराबर हो गया। मतलब जो आपका वी एक्स वेलोसिटी ऑफ फॉर एक्स कंपोनेंट जो है यू के बराबर ही मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर मिलेगा आपको एक्स कंपोनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाई कंपोनेंट के लिए, देखते हैं वाई कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी है फॉर वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट के लिए बस उसी तरीके से इक्वेशन लिख दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और बेस में लगा दो y, दिस वन y, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। बट अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिखेगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी नहीं है, वाई कंपोनेंट में इसका वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी उसमें नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी। हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दिख रहा है हमको, और वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको किसके बराबर मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी जो है, मान लो यू आई की बात यहाँ पे हो रही है ना, यू आई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जब तुम स्टार्टिंग में इसको थ्रो करोगे इस पॉइंट पे जैसे ही थ्रो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमको u मिलेगा, मतलब इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इधर नहीं ना मूव कर रहा है, तो यू आई यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। बट इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो वी एक्स भी मिलेगा और वी वाई भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। बट इस पॉइंट पे हमको तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ u मिल रहा है, मतलब यू एक्स मिल रहा है, यू वाई नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे। तो वो चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो दिस पॉइंट विल बी 0 फॉर वाई कंपोनेंट, प्लस ए की जगह क्या होगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी की जगह पे टी पुट कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे टी लिख देते हैं, तो हमको क्या मिला, वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी ओनली, दिस वन। तो आपको वी एक्स किसके बराबर मिला, यू के बराबर, और वी वाई किसके बराबर मिला, जी टी के बराबर, ठीक है। दोनों वेलोसिटी हमको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए एक इंस्टेंट पॉइंट पे मिल गया, मतलब दोनों एक्स का वेलोसिटी किसके बराबर है, यू के बराबर है, और वाई का वेलोसिटी जी टी के बराबर है। मतलब इस पॉइंट पे आप देखो डायग्राम को फिर से, मतलब इस पॉइंट पे इसमें भी वेलोसिटी है जो किसके बराबर है, यू के बराबर है, और इसमें भी वेलोसिटी है जो जी टी के बराबर है, ठीक है। दोनों वेलोसिटी आपको मिल चुका है। अब हम देखते हैं टोटल वेलोसिटी इसके पास कितना है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो टोटल वेलोसिटी कितना है, तो टोटल वेलोसिटी निकालोगे तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू, उसका हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहले भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। डायग्राम यहाँ पे कुछ इस तरीके से है ना, इधर वी एक्स है और इधर क्या है, वी वाई है, और ये हमारा रिजल्टेंट है v। तो इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है।
तो हमको v कैलकुलेट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो vx का वैल्यू हमको पता है, vx का वैल्यू कितना है, u के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे u स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस वन। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया आपका, मतलब ये टोटल वेलोसिटी हमको मिल गया। इसी में तुम वैल्यू पुट करो तो तुमको वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी उस पॉइंट के लिए मिल जाएगा आपको। मतलब ये न्यूमेरिकल फार्मूला हो गया, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला है, जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, तो आपको फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट के लिए टाइम भी पता होना चाहिए कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है और इतना टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम इतना स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और मतलब मान लो 5 सेकंड में कितना होगा, तो 5 सेकंड यहाँ पे पुट होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा आपको, तो भी मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से। अब रही बात ये थीटा, जो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल जो थीटा बन रहा है, मतलब इस पॉइंट पे मान लो कि थीटा एंगल बन रहा है, तो इस थीटा एंगल को हमको पता करना है कि वी एक्स और वी वाई के बीच में जो एंगल है, सॉरी रिजल्टेंट वी की और वी एक्स के जगह में बीच में जो एंगल है थीटा, वो कितना है, उसको कैलकुलेट करना है। मतलब एंगल हमेशा थीटा के रिजल्टेंट के बीच में ही निकाला जाता है। तो मैं देखता हूँ कि ये थीटा जो है इसको कैलकुलेट करना है, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं टेन थीटा लेते हैं, जिसको डायरेक्शन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, वाई, और बेस कौन सा है, एक्स। जिस पर थीटा होता है वही बेस होता है हमारा, प्रे परपेंडिकुलर। तो वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन इनवर्स वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। तो ये चीज़ है, ये आपको थीटा मिल गया यहाँ से। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी हम लोग पढ़ लिए, और प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग रीड किए थे कि मैक्सिमम यदि कितना दूर जाएगा तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्शन वो बताए थे हम कि मैक्सिमम प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब थ्रो करना होता है एक तरीके से। तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन जो हो, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम प्रोजेक्शन चाहिए तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बताया था। ठीक है, और बाकी आज जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम लोग रीड किए, ये तो आप देख ही लिए यहाँ पे कुल मिला के। तो इसमें जो जो इक्वेशन आप देखे वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला जो पैराबोलिक था, इससे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, इससे भी न्यूमेरिकल रेंज के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। आपका यहाँ से किसी भी इंस्टेंट टाइम के लिए, किसी भी एक पॉइंट के लिए यदि आप पता करो, वेलोसिटी पता करना हो, तो ये वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। वहाँ थीटा निकालना है उस इंस्टेंट पॉइंट के लिए, तो थीटा कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4. So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.